आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं विज्ञान का सेट पेपर बी का प्रश्न क्रमांक 5 से पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो बिना देरी की वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला प्रश्न, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है? जो तेल और खाद्य पदार्थ रहेंगे, खाने वाले पदार्थ, इन्हें नाइट्रोजन गैस में क्यों रखा जाता है? तो इसलिए रखा जाता है, देखिए इन्हें हम नहीं रखेंगे तो ये ऑक्सीजन गैस के संपर्क में खुले में रहने के कारण ये अपना गंध और अपना स्वाद खो देंगे। इस कारण से इन्हें हम लंबे समय तक और इनका स्वाद बनाए रखने के लिए इन्हें नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है, और ताकि ये लंबे समय तक चले और ये खराब ना हो। तो देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रहने पर ये उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं, यानी कि खो देते हैं। इसलिए इन्हें हम सक्रिय गैस नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है, ताकि वे लंबे समय तक खराब ना हो और लंबे समय तक उपयोगी बने रहे, यानी हमारे उपयोग में आए। तो इसे अच्छे से कंप्लीट करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसी का, अथवा कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन, ऐसा विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किस विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, आपको पॉइंट के आधार पर बताना है। पदार्थ एक्स का नाम तथा सूत्र लिखिए और पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए उस पदार्थ का नाम, एक्स का नाम क्या है? उसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो उसका नाम होगा। फिर इसका क्या पूछा है? सूत्र। देखिए सूत्र है आपका CaO। तो ये क्या है आपका? सोडा है। कौन सा? सोडा, सॉरी सोडा नहीं है, ये चूना। क्या है ये? चूना, जो घरों की पुताई के काम आता है। जो मिट्टी के घर बंधे रहते हैं उनकी पुताई के काम आता है चूना। तो अब इसके किसके साथ? जल के साथ, यानी H2O प्लस क्या है ये? Ca। इस चूने की आपको जल के साथ क्रिया करेंगे। तो देखिए हम जल को, इस चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में डालेंगे तो ये क्या करेगा? उष्मा, इसमें से भाप निकलेगी। जो भाप निकलेगी तो वह उष्मा के रूप में निकलेगी, तो बाहर आ गई आपकी उष्मा, और क्या बचेगा? Ca ब्रैकेट में H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका नाम है। तो यही इसका नाम, सूत्र और जल के साथ क्रिया। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ध्वनिक सोनोरस क्या है? देखिए ध्वनिक सोनोरस क्या है? आपने स्कूलों में देखा ही होगा, घंटी बजाई होगी। तो उस घंटी को हम क्या करेंगे? कोई सी भी वस्तु से उसे ठोकेंगे तो एक प्रकार की उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। वो जो ध्वनि है वही आपकी ध्वनिक सोनोरस है। तो जब हम धातु को कठोर सतह से टकराती है, तो धातु को हम कठोर सतह से टकराती है तो उसमें से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। इसे ही ध्वनिक सोनोरस कहते हैं, तथा इस गुण को ही ध्वनिकता कहते हैं। यदि ध्वनिकता की परिभाषा भी आपसे पूछ ले तो इस प्रकार से आप लिख दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए इसका अथवा है आपका कि आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए पहला आपका आघात वर्ध।
आघातवर्धक क्या है? हम एक धातु लेते हैं लोहा। देखिए, लोहे को आप किसी वस्तु के द्वारा उसे पीटिए, पीटने पर वहां क्या हो जाएगा? चादर के समान फैल जाएगा। जो चादर के समान फैला हुआ है वही आपका आघातवर्धी है। तो देखिए, जब धातु को किसी वस्तु से पीटते हैं तो वहां चादर के समान फैल जाती है और इसे ही आघातवर्ध कहते हैं। तथा धातु के इस गुण को ही आघातवर्धता कहते हैं। आघातवर्धता आ गया आपको समझ में अच्छे से? देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, इसके बाद हम देखते हैं तन्य क्या है। तो तन्य आघातवर्ध का एक उल्टा रूप है। देखिए, यहाँ पर हमने धातु को क्या करा था? पीटा था, तो वह चादर के समान फैल गई थी। अब हम धातु को क्या करेंगे? खींचेंगे। किस प्रकार? देखिए ये क्या है? आप इसे समझ लीजिए धातु। तो यहाँ पर हम इस धातु को क्या करेंगे? खींचेंगे। खींचने पर यह पतले तार के रूप में बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, पतले तार के रूप में हो गई। तो यही क्या आपका तन्य है। तो किसी धातु को खींचने पर वह पतले तार के रूप में बदल जाती है, इसे ही हम तन्य कहते हैं। और धातु के इसी गुण को तन्यता कहते हैं। देखिए, एक परिभाषा में आपकी दो परिभाषा बन रही है, चार परिभाषा हो गई यहाँ पर। आघातवर्ध की, आघातवर्धता की, और तन्य की और तन्यता की। चार अच्छे से कंप्लीट करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। तो देखिए, दोनों बहुत ही सिंपल है। एक है आपका साबुन, ये है आपकी कपड़े धोने की साबुन, और ये है आपका अपमार्जक। अपमार्जक है आपका सोडा, जिसे गाँव में बोलते हैं सोडा। देखिए, जो साबुन है इसका पहला पॉइंट यह है चिकने धब्बे। जो भी तेल उल के जो चिकने धब्बे लगते हैं वहां साबुन नहीं निकाल पाता है, लेकिन अपमार्जक उसे निकाल देता है, यानी इसके द्वारा निकल जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो साबुन है वहां जल प्रदूषित नहीं करेगी, जल को प्रदूषित, यानी कि इसके द्वारा जल प्रदूषित नहीं होगा और यहाँ जल प्रदूषित करेगा। देखिए, हम सोडे को पानी में घुलाएंगे तो पानी भी उसके साथ साथ गंदा होगा, तो जल प्रदूषण हुआ। तीसरा पॉइंट, यहाँ कठोर जल में झाग नहीं देती। कौन? साबुन। कठोर जल में, कठोर जल कौन सा? जो खारा जल होता है, देखा होगा आपने, खारा जल बहुत जगह पे खारा जल होता है, तो उसमें साबुन आसानी से झाग नहीं देता है। थोड़ा बहुत देता है, थोड़ा बहुत देगा, वहाँ कम देगा, देता भी है तो वहाँ कम देगा। और अपमार्जक झाग देता है, यह कठोर जल में भी झाग देता है। सिंपल से पॉइंट है। देखिए कि ये चिकनाई के धब्बे नहीं हटाते हैं, ये चिकनाई के धब्बे हटा देते हैं। दूसरा पॉइंट, इससे जल प्रदूषित नहीं होता है और इससे जल प्रदूषित हो जाता है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते, यदि देते हैं तो बहुत कम झाग दे। और अपमार्जक कठोर जल में आसानी से झाग देते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल से पॉइंट 2 नंबर में आएगा केवल। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए। तो क्या है यहाँ पर? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है यहाँ दो तत्वों से मिलकर बना। कौन से दो तत्व? हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों से मिलकर बना है हाइड्रोजन। ये H और ये C। तो हाइड्रोजन एवं क्या है?
कार्बन के मिश्रण से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, देखिए यहाँ पर कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका उदाहरण भी पूछा है तो मेथेन, एथेन लिख देना आप आदि करके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर आगे आपका अगला क्वेश्चन, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य, जो हमारे शरीर में पाचक एंजाइम रहते हैं उनका क्या कार्य होता है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य, देखिए इसमें आपको 4 बातें ध्यान रखनी केवल। पहली है आपकी जटिल कार्बनिक पदार्थ को यहाँ सरल पदार्थ में परिवर्तित करेगा। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट को यहाँ क्या करेगा, ग्लूकोज। इसके बाद तीसरा पॉइंट है वसा को वसी अम्ल और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। देखिए यह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करने में सहायक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसी अम्ल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करके यह भोजन का पाचन करता है। सिंपल सा है। देखिए पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, वसा को वसी अम्ल में, प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, 2 नंबर में आएगा केवल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करिए। इसके बाद है आपका इसी का 8वां, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है। अब देखिए इसे, तो हमारे शरीर में वसा का पाचन क्षुधांत्र के ऊपरी भाग कौन से ग्रहणी में होता है, ये होता है जहां पर पित्ताशय के क्षारी पित्तरस और पित्त नली द्वारा भोजन में मिलता है। क्या है, पित्ताशय के क्षारी पित्तरस पित्त नली का द्वारा भोजन में मिलता जाके, जो भोजन के माध्यम को क्षारी बना देता है। इसके बाद इसमें क्या होगा, अग्नाशय से प्राप्त जो पाचक रस है वहां सक्रिय होते हैं ये। फिर जो पित्त रस है वह वसा को इमलीफाई कर देता है, इमल्सीफाई कर देता है। फिर अग्नाशय रस से प्राप्त जो जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, इमल्सीफाइड को वसा का पाचन और वसी अम्लों में कर देता है। वसा का पाचन किस में कर देगा, वसी अम्लों में कर देता है। इस प्रकार वसा का पाचन हमारे शरीर में हो जाता है, क्षुधांत्र के ऊपरी भाग में होता है। देखिए आपको कितना लिखना है, यहाँ देखिए इसके यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख दीजिए, क्योंकि 2 नंबर में आपसे पूछा है। इसके बाद ये जहाँ पित्ताशय के क्षारी पित्तरस पित्त नली द्वारा भोजन में जाके मिलता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारी बना देते हैं, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आप यहाँ से लिख देना डायरेक्टली कि अग्नाशय रस से प्राप्त जाइमेज एंजाइम इमली, यहाँ से लिख देना डायरेक्टली यहाँ पर, बस इतना। जे में आपको 2 नंबर फुल फॉर्म मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छे से इसे कंप्लीट करिएगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10वीं का सेट बी का प्रश्न उत्तर का जो प्रश्न क्रमांक 5 से लगा के प्रश्न क्रमांक 8 तक पूरे अथवे सहित प्रश्न बताए, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करेगा और बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में हम देखेंगे।